कहते हैं कि किसी ने मधुमक्खी को नकली फूल के ऊपर कभी भी मंडराते हुए नहीं देखा, और ना ही किसी ने गाय को कारपेट खाते हुए देखा है। राइट। पर इंसान जो इनसे ज़्यादा बुद्धिमान है, जो अपने कॉन्शियसनेस को ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर पाता है, जिसके पास विवेक है, सब कुछ है, वो कुछ भी खा रहा है और बीमार भी हो रहा है, और अपनी ज़िंदगी को और ज़िंदगी की क्वालिटी को ख़राब कर रहा है। वैसे में ज़रूरी हो जाता है कि फूड सेफ्टी और फूड के बारे में हम लोग बात करें। श्रीधि द्वारा आयोजित इस कैंपेन में, जो शुद्ध के लिए युद्ध कैंपेन है, इसमें श्योरिटी ऑफ प्योरिटी के पॉडकास्ट में आज हमारे साथ है डॉक्टर विजय कुमार छजलानी। सर रेस्पिरेटरी फिजिशियन है और फूड सेफ्टी के बारे में कई सारी बातें आज सर से जानने को मिलेंगी। सर, आपका स्वागत है। फूड सेफ्टी कहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए, वेलबींग के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए, उसके लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और फूड सेफ्टी के नाम पर, या यूँ कह दें कि अच्छी क्वालिटी वाले फूड के नाम पर, कुछ खास हम लोग सर्व नहीं कर रहे एक दूसरे को। क्या स्थिति है सर मार्केट में? अडल्ट्रेशन या जो खाना आज हम खा रहे हैं उसकी वजह से जो परेशानियाँ बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, किस तरफ चीज़ें जाती हुई दिख रही है? थोड़ा सा आप बताएं इस बारे में। निश्चित रूप से वर्तमान में जो भी खान पान की सामग्री बाजार में उपलब्ध है सभी मिलावट युक्त है। मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ शुद्ध होगी, और मिलावटी खान पान से बहुत सारी बीमारियां समाज में बढ़ती जा रही है। स्पेशली लोगों में इम्यूनिटी घटती जा रही है, रेजिस्टेंस पावर कम होते जा रहा है। इस कारण कई नई प्रकार की बीमारियां लोगों को होने लगी है। देखने को वजन बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ फास्ट फूड कंजम्पशन एंड कोल्ड ड्रिंक कंजम्पशन, जिसमें बहुत सारे कैलोरी रहती है। दिखने को आजकल की पॉपुलेशन का वजन बढ़ता जा रहा है, पर इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं है, रेजिस्टेंस पावर बिल्कुल नहीं है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और न अपने पास कोई साधन है कि साधारण व्यक्ति मिलावट पता कर सके। जो कुछ बाजार उपलब्ध है वही कंज्यूम किया जाता है, और जो उपलब्ध है वो स्टेप दिमाग एडल्टेड। तो इसके लिए कुछ न कुछ शासन को करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, ताकि मिलावटी सामान कम से कम उपयोग में आए और लोग स्वस्थ रह सकें। सर, ऐसा बताते हैं कि जैसे आपने भी बात की थी थोड़ी देर पहले कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में शुगर बहुत ज़्यादा है, या ऐसे कई सारा खाना है इंडिया में जो लोग जो लाइफस्टाइल का हिस्सा है, रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, जो उनको किल कर रही है, पॉइजन की तरह है? स्पेशली जो मार्केट में उपलब्ध फास्ट फूड है प्लस कोल्ड ड्रिंक, एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़, अपने कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर कंटेंट 10 टाइम्स ज़्यादा है। उस जितना फास्ट फूड खा रहे हैं उसमें मोस्ट ऑफ देम इज कार्बोहाइड्रेट, इज नो प्रोटीन। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के खाने में कम से कम 20% 25% पर डे प्रोटीन होना चाहिए, ताकि इम्यूनिटी बनी रहे, अपनी रेजिस्टेंस पर बना रहे। पर जो आजकल जो अपन सब खा रहे हैं बच्चे, नई जनरेशन वाले, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, इज नो प्रोटीन। जो इम्यूनिटी है ही नहीं, रेजिस्टेंस पावर है ही नहीं, कहने को पुष्टे पर इम्यूनिटी कुछ नहीं। तो प्राकृतिक खान पान होना चाहिए। जो पुराने जमाने दादी नानी घर पे जो खाना खाया जाता था वो हेल्दी फूड था। पर मैं कितने ही परिवार देखता हूँ कि सुबह शाम दिन भर चाहे बच्चे जब भूख लगती है ऑर्डर करते हैं, फास्ट फूड बुला के खाते रहते हैं। मदर फादर दोनों पेरेंट्स वर्किंग, उनकी मजबूरी है, जिस तरह का समाज है, जिस तरह के खर्चे बढ़ गए, हर व्यक्ति वो चाहे कि पति पत्नी काम करे, बच्चे अकेले, भूख लगी ऑर्डर दिया। वो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि भाई भूख लगे तो लाना, कहाँ हमको कष्ट देता है। इसके कारण इम्यूनिटी बढ़ती जा रही है और रेजिस्टेंस पावर कम होता जा रहा है। उसके लिए सभी बराबरी के दोषी हैं। एक और चीज़ आप बता रहे थे सर कि बीमारियां पहले जो होती थी तो बहुत ज़्यादा उम्र के लोगों को हो रही थी, या उसके तरीके अलग थे, पर आजकल कम उम्र में और इस तरीके से बीमारियां, किस किस तरह के केसेस आप ज़्यादा देख रहे हैं आजकल? मोस्टली लोगों की इम्यूनिटी कम होती जा रही है। इम्यूनिटी कम होने से कोई भी इन्फेक्शन, चाहे बैक्टीरियल हो वायरल हो, बढ़ते जा रहा है। तीसरी, एलर्जिक बीमारियाँ बढ़ती जा रही है। एलर्जिक बीमारियाँ मतलब सर्दी, खांसी, बुखार, अस्थमा। अस्थमा की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आज से 10 वर्ष पूर्व मुश्किल से 5% आबादी अस्थमा या एलर्जिक बीमारियों से ग्रस्त थी। आजकल 5% परसेंटेज बढ़ के लगभग 20% भारतीय आबादी एलर्जी की संबंधित रोगों से ग्रस्त है। एलर्जिक से संबंधित रोगों में आता है सबसे ऊपर अस्थमा, नंबर 2 नाक, रनिंग ऑफ नोज, छींके आना लगातार, तीसरा आँखों में एलर्जी, बार बार आंखें लाल हो जाना, चौथा स्किन एलर्जी, जिसमें एक्जिमा हो जाता है। इन चारों बीमारियों का रूट काज है एलर्जी। वो एलर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जितने एडल्ट्रेशन केमिकल्स खाने में आ रहे हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड के रूप में आ रहे हैं, चाहे खाद्य पदार्थ में के प्रिजर्वेटिव के रूप में आ रहे हैं, उसके कारण एलर्जी की बीमारियाँ बढ़ती जा रही।
स्पेशली इतना फास्ट फूड अपन खा रहे हैं, चाइनीज़ फूड, चट्टीज, ये वो, उस सब में प्रिजर्वेटिव है। आप अपने घर पे, मुझे याद है, आपको याद होगा, अपने घर पे आटा पिसा और 15-20 दिन बाद आटा खराब होकर उसमें कीड़े पड़ जाया करते थे। अब अपन पैक आटा लाते हैं अच्छे ब्रांड का, 6 माह तक आटा ख़राब नहीं होता। क्यों नहीं होता? दे हैव एडेड सम केमिकल एज ए प्रिजर्वेटिव। तो अब बेसिक सारा आटे में भी प्रिजर्वेटिव डाल दिया, तो बाकी चीज़ें कहाँ? जो सबसे इसेंशियल है, आटा रोटी तो हर आदमी खाता है, उसमें भी केमिकल डला हुआ है। रोज़ आप केमिकल किलोज में खा रहे हैं, तो कहाँ बचेंगे? इस कारण जितनी भी एलर्जिक वाली बीमारियाँ बढ़ती जा रही है, इम्यूनिटी कम होने से बहुत सारा इन्फेक्शन, जैसे मैं टीबी का इलाज करता हूँ, टीबी का डॉक्टर हूँ। पहले टीबी बहुत कम देखने में आती थी, या मेनली फेफड़े की बीमारी होती थी। तो आजकल ऐसा कोई अंग या सिस्टम नहीं बचा इसमें टीबी नहीं देखी जाती। पूर्व में 40, 45, 50 किलो व्यक्ति को टीबी होती थी, अब 70, 80, 90, 100 किलो वाले लोगों को टीबी होने लगी। वजन बढ़ गया, पर देर इज़ नो इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस पावर है ही नहीं। कैलोरी खाए जा रहे हैं, केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव खा रहे हैं, रेजिस्टेंस पावर कम हो गया। 5 साल बच्चा, 3 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा अस्थमा से ग्रस्त है, 2 दिन ठीक होता है, फिर सर्दी खांसी सांस की तकलीफ हो जाती है। लगभग 50% घरों में आप बात करोगे, नेबुलाइजर मशीन खरीद ली गई कि बच्चा बार बार बीमार होता है, घर पे नेबुलाइज कर देते हैं। इन सब के मूल कॉज है मिलावट, जो कि हर पदार्थ में है। चाहे वो खाने का पदार्थ हो, चाहे दूध हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, या दालें हों, केमिकल्स, पेस्टिसाइड एंड प्रिजर्वेटिव्स। एक और बात मैंने इंटरनेट पर पढ़ी कि जितने भी लोग मिलावटी खाने या फिर बुरा खाना खाने की जो हैबिट्स है उसकी वजह से बीमार पड़ते हैं, उसमें से 20% दूध से जुड़ी हुई चीज़ों से बनी हुई खाने को लेकर समस्याएं पैदा होती है। ऐसा बताते हैं कि कुछ सर्वे में 30% से ज़्यादा दूध के जो सैंपल्स हैं, जब टेस्ट किए गए तो पता लगा कि वो अडल्टर्ड हैं, यानी कि उनमें किसी न किसी तरह की मिलावट है। तो दूध में भी मिलावट है, और वो तो एक एक बहुत बेसिक नीड है हर घर की, जहाँ बच्चे से लगाकर बूढ़ों तक सभी कंज्यूम कर रहे हैं। तो सर, इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? दूध जैसी चीज़ें भी अगर इस तरह की रहेंगी तो कितनी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ सकती है? सबसे पहली तो एलर्जिक वाली बीमारियां, जो केमिकल्स दूध के साथ पेट में जा रहे हैं, वो भविष्य में एलर्जी, अस्थमा पैदा करेंगे। दूसरी बात, पेट में जाके पेट वाले रोग, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्री, ये हो जाएगा। और लंबे समय तक अगर ये एडल्ट्रेट दूध या पदार्थ खाएंगे तो किडनी डैमेज होने का डर है। लंबे समय तक केमिकल्स या एडिटिव्स अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चे की किडनी खराब होने का डर रहता है। किडनी डिसीज बढ़ती जा रही है। आपने पहले नहीं सुना होगा, इतना डायलिसिस सेंटर खुल गए। अब आप देखिए, इंदौर में कम से कम 20 अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर खुल गए हैं, और उसके बाद भी रोज़ रोज़ नए नए लोगों की डायलिसिस की जरूरत पड़ी। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ मिलावट, जो अपन हर चीज़ में, हर पदार्थ में कर रहे हैं। पुराने टाइम में कहते थे लोग कि भाई घी अच्छी चीज़ मानी जाती थी, घी खाना, और कहते थे कि बड़ी ताकत और मजबूती उससे आती है। और आजकल तो घी बिल्कुल ऐसा हो गया है कि ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट प्रॉब्लम्स और घी तेल ये वो तो कुछ नहीं खाना होता। तो घी के बारे में क्या मिथ है कि क्या है सर, ये इसको कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए यार, किसी भी चीज़ की अति सरबराह तो बढ़ देते हैं। अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ नुकसान देगी। कुछ मात्रा में घी खाना आवश्यक है। अपने को प्रतिदिन कुछ न कुछ 10% फैट तो होना ही चाहिए। वो हमारी दादी कहा करती, बिल्कुल तुम घी नहीं खाओगे। मेरी माँ भी कहती है, बिल्कुल घी नहीं खाएगा तो पाँव में ग्रीस खत्म हो जाएगा, रोटियाँ जल्दी खराब हो जाएंगी। तो कुछ मात्रा में घी खाना चाहिए, अधिक अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, जो आपने कहा कि आजकल सब बीमारियां बढ़ती जा रही, तो सही बात है। हर जगह दूध हो, चाहे दूध के पदार्थ हो, मिलावट सर्व जगह है। स्पेशली जो नकली दूध बनाया जा रहा है, यूरिया एंड केमिकल्स, पेस्टिसाइड, वो किडनी डैमेज कर देता है। जो किडनी बीमारियां बढ़ती जा रही, मुझे लगता है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल नकली दूध या मिलावटी दूध हो सकता है, जिसके लोगों की किडनियाँ खराब हो रही हैं। सर, ये जो नकली दूध आप कह रहे हैं, तो ये नकली दूध पैकेज्ड फॉर्म में तो बिकना मुश्किल है, क्योंकि एफएसएसआई की गाइडलाइंस के हिसाब से वो इतना बुरा तो नहीं हो सकता। खुला दूध ज़्यादा नुकसानदायक है, या उसमें लोगों को ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ है? जहाँ तक सही कहा आपने, नकली दूध खुला बिकना आसान है। पैक्ड मिल्क तो नकली होने की संभावना ऑलमोस्ट नील है। तो अगर आपको शुद्ध दूध पीना है तो पैक्ड दूध ही लेना चाहिए। कल से मैं भी पैक्ड दूध शुरू करूँगा। अभी तक मेरे यहाँ भी दूध वाले दूध आता था। सही कहा आपने, हो सकता है वो एडल्ट्रेट हो, मिलावटी हो, केमिकल मिल्क हो। तो पैक्ड मिल्क इज़ ऑलवेज बेटर देन खुला।
सर ऐसे कुछ फूड आते हैं जैसे जो बच्चों के लिए बचपन से ही आजकल पेरेंट्स थोड़ा सा स्वैग वाला फैक्टर हो गया कि आजकल तो सब यही खिला रहे हैं और बच्चों को यही पसंद है और इसी में टेस्ट है और एस्थेटिक भी लगता है, देखने करने में भी लगता है कि थोड़ा कुछ अच्छा खा रहे हैं। ये तो फैशन हो गया है, आर्टिफिशियल फीडिंग करना। बेस्ट इज़ द ब्रेस्ट मिल्क। अगर आप माँ बच्चे को साल भर तक ब्रेस्ट मिल्क पिलाए तो सारे एंटीबॉडीज़ मिलेंगे, इम्यूनिटी मिलेगी। वह बच्चा जिसने माँ का दूध पिया और एक वो बच्चा जिसने कि आर्टिफिशियल दूध पिया, दोनों की इम्यूनिटी में ज़मीन आसमान का अंतर हो। ब्रेस्ट मिल्क इज़ ऑलवेज बेस्ट। जहाँ तक संभव है हर माँ को बच्चे को मिनिमम 1 वर्ष तक दूध पिलाना चाहिए। नंबर 2, आजकल फैशन के मारे पता नहीं क्यों वो सारी माताएं बच्चों को फीडिंग नहीं करती, या तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण कि ऑफिस जाना इसलिए नहीं कर पाती। पर मेरी एज ए पीडियाट्रिशियन व्यक्तिगत राय यही कि हर माँ को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग का सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। आर्टिफिशियल जो आप खाने की बात कर रहे हैं, ये तो एक फैशन हो गया। मेरी सहेली ने फलाना पाउडर पिलाया, मैं क्यों नहीं पिलाऊं। आपस में चर्चा होती, क्यों भाई तेरा बच्चा क्या पीता है, मेरा बच्चा वो पीता है, तेरा बच्चा अरे नहीं, अरे वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत हेल्दी है, इजी टू प्रिपेयर, इजी टू गिव, कोई टेंशन नहीं, कुछ गर्म नहीं करना, कुछ नहीं करना, 2 मिनट बनाया, घोला, पिला दिया। तो माता है लगता है कि भाई कहीं समाज में मुझे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाए, इसलिए वो बराबरी के लिए पिलाया जाता है, पर वो गलत है। बेस्ट तो ब्रेस्ट मिल्क बेस्ट है। प्लस होम मेड फूड इज़ ऑलवेज बेटर देन दिस आर्टिफिशियल। जैसे ऐसा कहते हैं कि दलिया और दूध वगैरह मिला के देते हैं बच्चों को, और ऐसी कुछ चीज़ें बताएंगे सर कि जो बेस्ट तो घर पे बनाए ना, आटे का पतला बना सकते हैं। पहली बात तो 6 माह तक बच्चों को दे देंगे, ओनली स्ट्रिक्टली ब्रेस्ट मिल्क, नो अदर। 6 माह के बाद अपन लिक्विड शुरू किया जा सकता है। आपके घर में दाल बन रही है, दाल का पानी निकाल के बच्चे को पिलाइए। चावल बना है, चावल का मांड बच्चे को पिलाइए। 2 4 8 दिन बाद थोड़ा सा, फिर उसके बाद पतला आटे का हलवा जैसा बना के राबड़ी जैसा बना के दिया सकता है। थोड़ा और बच्चा बड़ा हो तो अपन दूध में रोटी डाल दीजिए, कुछ देर गला दीजिए, नरम हो जाएगी, आप दे सकते हैं। सॉफ्ट उबला हुआ आलू दे सकते हैं। चीकू सॉफ्ट फल जिसको कि चबाना नहीं पड़े, अटकता नहीं हो, चीकू जैसा फल दिया जाता है, केला दिया जा सकता है। ये सब आराम से बच्चों को दिया जाता है। प्रयास ये करना चाहिए 1 वर्ष का बच्चा जब हो, वो आपके साथ बैठ के आपके थाली में आपके वाला खाना खा ले। बेस्ट मदर वही है जो अपने बच्चे को इस तरह ट्रेन करे कि 1 वर्ष का बच्चा होते होते जो घर पे होम फूड बने, जो माता पिता खा रहे हैं, बच्चा खा ले। और ये ऐसा होना चाहिए ताकि आप कहीं भी घर से बाहर जाएं, यात्रा पर जाए, पिकनिक पे जाए, टूरिज्म पे जाए, तो कष्ट नहीं हो। अदरवाइज़ आपको हर जगह कहाँ गर्म करना है, दूध कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा, वो सारी समस्याएं। और आपका बच्चा बीमार नहीं होगा अगर आपको होम बेस्ड फूड खिला रहे, घर का फ्रेश प्रिपेयर्ड फूड खिला रहे हैं। आपको पता है मैं ताज़ा बना के इसमें कोई एडिटिव्स नहीं है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपका बच्चा एज़ कम्पेयर टू अदर किड्स विल डेफिनेटली हेल्दी रहेगा। एलर्जी वाली बीमारी नहीं होगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, बार बार बच्चा बीमार नहीं हो। तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि बच्चों को होममेड फूड ही खिलाना चाहिए बजाय आर्टिफिशियल ये सब पाउडर वगैरह। सर बहुत सारी अपनी जानकारी दी। जो हमारा कैंपेन है शुद्ध के लिए युद्ध, इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे या हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज आप देना चाहेंगे कि कुछ पर्टिकुलर टिप्स हैं या कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें फॉलो करना ही चाहिए, या इस डायरेक्शन में कुछ बातों का ख्याल उन्हें रखना ही चाहिए? ना सिर्फ बच्चे पर, जो अडल्ट हैं उनकी फूड हैबिट्स भी अच्छी नहीं है, उन्हें भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। तो मैं चाहूँगा एक मैसेज आप हमारे व्यूवर्स को दे देना। शुद्ध के लिए युद्ध जो अभियान आरंभ किया गया है, एक स्वागत युद्ध अभियान है। मैं इसकी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। इस अभियान के द्वारा जनता जागरूक होगी और अधिक से अधिक शुद्ध चीज़ों का उपयोग करने के लिए प्रेरित होगी। मेरा आम लोगों से अनुरोध है कि कोई भी वस्तु खरीदने के पहले उसके इंग्रेडिएंट, उसके पूरा प्रकार लिखा गया है स्पष्ट पढ़े, ताकि अपने को पता चले इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई, नहीं की गई है। इस साथ ही साथ खुली चीज़ें, खुले पदार्थ कम से कम सेवन करें। पैक्ड मटेरियल खरीदें और उसके साथ साथ खरीदने के पूर्व उसके जो दिए गए कंटेंट है, उसमें क्या क्या सामग्री मिलाई गई है, उसका पूरी तरह अच्छी तरह पढ़ें। उसके बाद कोई भी वस्तु का सेवन करें तो अपन अशुद्ध वस्तुओं के सेवन से बचेंगे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुद्ध के लिए युद्ध के इस पॉडकास्ट में शामिल होकर हमारे लोगों को अवेयर करने के लिए, और बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद। आपने
अवसर दिया मुझे सबसे चर्चा